सुप्रभात। आज मैं संचयन भाग 1 का पाठ दिए जल उठे पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक हैं मधुकर उपाध्याय। इस पाठ में लेखक ने देश को स्वतंत्र कराने में नेताओं का जो योगदान रहा है उसके बारे में वर्णन किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए समय समय पर अनेक आंदोलन किए। इन आंदोलनों में दांडी कूच भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है। इसी दांडी कूच के सिलसिले में सरदार पटेल गुजरात के रास नामक स्थान पर गए थे। वहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 500 रुपये के जुर्माने के साथ 3 मास की सज़ा सुनाई गई। पटेल की इस गिरफ्तारी से लोगों में बड़ा ही रोष था। देश भर में उनकी गिरफ्तारी पर अनेक प्रतिक्रियाएं हुई। प्रस्तुत पाठ में दांडी यात्रा की इसी घटना का वर्णन किया गया है। पाठ दिए जल उठे। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुँचे। उन्हें वहाँ भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलीडी के आदेश पर हुई, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। यहाँ रास एक स्थान का नाम है जो गुजरात में है। बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था। यहाँ बूढ़े बरगद यानी बहुत पुराना बरगद का वृक्ष, इसका मानवीकरण किया गया है। कह रहे हैं कि दांडी यात्रा का जो दृश्य था उसका गवाही, उसका प्रमाण देने वाला बूढ़ा बरगद है रहा जिसके सामने ये घटना घटी थी। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुँचे थे। वहाँ पे उन्हें भाषण नहीं देना था, परंतु लोगों के कहने पर उन्होंने उन्हीं के आग्रह पर, उनके कहने पर उन्होंने थोड़ा कुछ कहना स्वीकार कर लिया। और उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी। निषेधाज्ञा अर्थात किसी कार्य के लिए मनाही की जो आज्ञा दी जाती है उसे निषेधाज्ञा कहते हैं। पटेल की गिरफ्तारी इसी निषेधाज्ञा के तहत कर ली गई। इस गिरफ्तारी का गिरफ्तारी का आदेश कलेक्टर शिलीडी की तरफ से हुआ था, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सज़ा दे। 8 लाइन का अपना फैसला लिखने में उन्हें 1.5 घंटे का समय लगा। पटेल को 500 रुपये जुर्माने के साथ 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी जी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सज़ा
और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। लेखक यहाँ ये कह रहे हैं कि वल्लभ भाई पटेल को पुलिस की पहरेदारी में बोरसद नामक स्थान के अदालत में लाया गया, जहाँ पर उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया कि उन्होंने निषेधाज्ञा का पालन नहीं किया था। जज की समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें किस धारा के तहत कितनी सज़ा दे, और इसी कारण उनके लिए 8 लाइन का जो फैसला लिखना था उसमें उन्हें सोच विचार करने में 1.5 घंटे का समय लग गया। पटेल को और इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के कारण उनको 500 रुपये का जुर्माना तथा 3 महीने की सज़ा, जेल की सज़ा उनको दी गई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद से साबरमती ले जाया गया। साबरमती आश्रम में गांधी जी को पटेल की गिरफ्तारी, उनकी सज़ा और उन्हें साबरमती जेल लाए जाने की सूचना दी गई। गांधी जी इस गिरफ्तारी से बहुत क्षुब्ध थे। क्षुब्ध मतलब दुखी। गांधी जी को जब ये सूचना मिली तो वे बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। गांधी जी को लगा कि दांडी कूच की योजना जो पहले से बन चुकी है उसकी तारीख अब बदल सकती है, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल को इस प्रकार गिरफ्तार कर लिया गया। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। यानी कि उन्होंने जो योजना बनाई है उसके तहत उन्होंने तारीख बदली और उन्होंने कहा कि 12 मार्च के पहले ही वह वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। रवाना होना मतलब प्रस्थान करना। आश्रम में एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार में बोरसद से साबरमती जेल पहुँचने में कितना समय लगेगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रम वासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी जी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। लेखक कहते हैं कि आश्रम के प्रत्येक लोग उनकी एक झलक पाना चाहते थे और वे हिसाब लगा रहे थे कि कार से, यानी मोटर कार से वहाँ बोरसद से साबरमती जेल पहुँचने में कितना समय लग सकता है। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से होकर गुजरता था। आश्रमवासी पटेल की एक झलक पाने के लिए आश्रम से बाहर निकलकर खड़े थे। गांधी जी भी अपने आश्रम से बाहर निकल आए थे। पीछे पीछे सब आश्रमवासी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए थे। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहाँ किसी हाल में नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। लगता है पटेल का रौब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। यहाँ लेखक ये कह रहे हैं कि जब बोरसद से साबरमती ले जा रहे थे तो रास्ते में साबरमती आश्रम के पास लोगों का मत था कि वो पटेल को ले जाने वाली मोटर कार रुकेगी नहीं, परंतु पटेल का रुतबा ऐसा था, उनके प्रभाव के कारण, रौब मतलब प्रभाव के कारण शायद पुलिस वाले को मोटर वहाँ पे रोकनी पड़ी और गांधी और पटेल सड़क पर ही मिले। दोनों नेता सड़क पर एक दूसरे से मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात, एक छोटी सी मुलाकात हुई दोनों के बीच में। पटेल ने कार में बैठे हुए आश्रम वासियों और गांधी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। पटेल जेल जाते समय गांधी जी से बोले कि मैं अब जेल के लिए प्रस्थान करता हूँ, अगली बारी आपकी है, अर्थात मेरे बाद अब आपको जेल जाना पड़ सकता है।
पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में यह प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई। भर्त्सना का अर्थ होता है निंदा। तो पटेल की गिरफ्तारी के ऊपर देश भर में प्रतिक्रियाएं हुई। लोगों ने अपने अपने मत प्रकट किए। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने की जो सरकार ने जो कदम उठाया था उसकी निंदा की गई। प्रस्ताव पारित नहीं हो सका प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मदन मोहन मालवीय ने जो प्रस्ताव रखा था वो प्रस्ताव उस प्रस्ताव पर सभी ने अपना मत नहीं दिया। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। इस प्रस्ताव पर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, यानी कि व्यक्ति अपनी बात को स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कह सके, इस तरह ऐसा प्रयास किया गया है। भारत सरकार एक ऐसी नज़ीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। नज़ीर मतलब उदाहरण। तो भारत सरकार, उनका कहना था कि भारत सरकार ऐसा उदाहरण पेश कर रही है जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। गांधी के रास पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी जी की गिरफ्तारी की स्थिति में कूच की अगुवाई कर सके। सभी अपनी पूरी तैयारी पे थे कि पटेल के बाद गांधी जी को गिरफ्तार किया जाएगा और ऐसी अवस्था में किसको दल का नेतृत्व दिया जाए। तो अब्बास तैयब जी इसके लिए वहाँ पहुँच गए थे। वे तैयार थे कि अगर गांधी जी को गिरफ्तार किया जाए तो उसकी अगुवाई करने के लिए वे वहाँ पे रहें। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी को जलालपुर पहुँचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। सभी आश्वस्त मतलब विश्वास। सभी बोरसद से निकलने के बाद सभी को ये विश्वास था कि जलालपुर एक स्थान का नाम है, वहाँ तक पहुँचने तक गांधी जी को नहीं पकड़ा जाएगा। परंतु सभी इस बात के लिए तैयार थे कि अगर पकड़ा गया, अगर उन्हें उनकी गिरफ्तारी हुई तो इन लोगों की योजना है वो बीच में रुके नहीं, बल्कि ये चलती रहे और नेतृत्व तैयब जी के हाथ में सौंपा जाए। रास में गांधी जी का भव्य स्वागत हुआ। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार गोपालदास और रविशंकर महाराज वहाँ मौजूद थे। गांधी जी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उनसे सटे गांव देवण में है। गांधी जी का वहाँ पे गर्मजोशी से स्वागत हुआ और
दरबार गांधी जी ने अपने भाषण में दरबार समुदाय के लोगों के बारे में कहा उन्होंने कहा कि दरबार समुदाय के जो लोग हैं ये सबसे आगे हैं, और ख़ास तौर पर उन्होंने दरबार समुदाय के लोगों का उल्लेख किया। कहा कि कुछ दरबार रास में रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती उनका मुख्य निवास कनकापुरा और उनसे सटे हुए गांव देवन में है। दरबार लोग रियासतदार होते थे। रियासतदार मतलब छोटे इलाके का मालिक। तो एक छोटे से इलाके का मालिक, तो उनकी साहबी थी, ऐशो आराम की ज़िंदगी थी, एक तरह का राजपाट था। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बस गए। गांधी जी ने कहा, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखो। गांधी जी दरबार समूह के लोगों की तारीफ करते हुए बोले कि इनका अपना ऐशो आराम है, ऐशो आराम से भरी इनकी ज़िंदगी, ऐशो आराम बने सुख सुविधा से युक्त इनकी ज़िंदगी है, और इनका अपना शासन है, अपना राजपाट है, परंतु फिर भी ये सारी सुविधा छोड़ करके यहाँ आकर बस गए हैं इस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए। और लोगों से गांधी जी ने ये आग्रह किया कि आप लोगों को इनको उदाहरण स्वरूप इनके त्याग और हिम्मत से शिक्षा लेनी चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया, जिसके जवाब में गांधी जी ने रास में अपना जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचना कठिन है। लेखक यहाँ ये कहते हैं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। ये उन लोगों ने निश्चय किया था कि 21 मार्च को साबरमती के तट पर वे बैठक करेंगे। जवाहरलाल इस बैठक के पहले ही गांधी जी से मिलना चाहते थे, और उन्होंने किसी के माध्यम से यह संदेश भिजवाया कि वे गांधी जी से मिलना चाहते हैं, परंतु गांधी जी ने उसका जवाब देते हुए कहा कि अपनी जनसभा से पहले उन्होंने एक पत्र लिख करके दिया और कहा कि उन तक पहुंच पाना अत्यंत कठिन है। आगे कहते हैं कि तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। मैं उस समय जहाँ भी रहूँगा, संदेशवाहक तुमको वहाँ तक ले जाएगा। इस प्रयाण की कठिनतम घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने परखे मछुआरों के कंधे पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। यहाँ गांधी जी का कहना है, गांधी जी ने ये संदेश भेजा कि जवाहरलाल जी के लिए कि उन्हें एक रात जागना पड़ेगा। इसके लिए गांधी जी से मिलने के लिए उन्होंने कहा कि अगर कल रात के पहले वापस लौटना अगर वे चाहते हैं तो इस जागरण से वे बच नहीं सकते, उन्हें रात जागना ही पड़ेगा। मैं उस समय जहाँ भी रहूँगा, संदेशवाहक, उन्होंने कहा कि वे जहाँ भी रहेंगे संदेशवाहक उनको वहाँ तक लेके पहुँचाएंगे। और इस प्रयाण की कठिन घड़ी में यहाँ जो उन्होंने महायात्रा शुरू की है, उस यात्रा की इस कठिन घड़ी में, समय में उनसे वे मिलना चाहते हैं
तो गांधी जी ने उनसे कहा कि तुमको रात के लगभग 2 बजे कुछ जाने परखे मछुआरे, मतलब जाने पहचाने हुए जो कुछ मछुआरों को भेजा जाएगा। उनके कंधों पर बैठकर तुम्हें एक धारा पार करनी होगी, मतलब जल की धारा पार करनी होगी, नदी की धारा पार करनी होगी। और उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता। मैं इस कार्य में जरा भी विराम मतलब रुकना, तो यह इस कार्य को बीच में जरा भी मैं रोक नहीं सकता। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। गांधी जी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। गांधी जी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे। यहाँ लेखक ये कह रहे हैं कि वल्लभ भाई की जो गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी के कारण आम लोग माने साधारण लोग के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। साधारण लोग सरकार के खिलाफ हो गए थे और वे अपने विचारों को व्यक्त कर रहे थे। प्रतिक्रिया के रूप में वे सरकार की निंदा कर रहे थे। गांधी जी की जनसभा से पहले ही गांव के सभी पुश्तैनी मुखिया, पुश्तैनी माने कई पीढ़ी से जो रह रहे हैं उनको पुश्तैनी बोलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी रहने वाले को पुश्तैनी बोलते हैं। तो पुश्तैनी मुखिया और पटेल उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए थे। उनको अपना त्यागपत्र, इस्तीफा मतलब त्यागपत्र उन्हें दे दिया था। गांधी जी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे। गांधी जी ने यह निश्चय किया था कि वे अपनी यात्रा ब्रिटिश आधिपत्य माने जहाँ ब्रिटिश का अधिकार है उस क्षेत्र से ही वे उस भूभाग मतलब उस जमीन के उस हिस्से से वे अपनी यात्रा शुरू करेंगे जहाँ पे ब्रिटिश सरकार का स्वामित्व है, उनका अधिकार है। किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे, लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा रियासत से गुजरना पड़ा। उन्होंने निश्चय किया था कि इस यात्रा में वे किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे, परंतु किसी कारणवश उन्हें बड़ौदा के रियासत से गुजरना ही पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती। उनको ये बड़ौदा रियासत से होकर इसलिए गुजरना पड़ा क्योंकि इससे उनकी यात्रा और लंबी हो जाती। उनको और 20 किलोमीटर दूर की यात्रा तय करनी पड़ती और इससे बचने के लिए उन्हें बड़ौदा रियासत से होकर गुजरना पड़ा। इसका असर यात्रा के कार्यक्रम पर पड़ता। उसमें जो 20 किलोमीटर की दूरी हो जाती, उससे उनकी यात्रा और लंबी हो जाती और उनका जो निश्चित कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में भी बाधा पड़ती। इसीलिए उन्हें ये कार्य करना पड़ा। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। गाजे बाजे के साथ माने बाजा बजाते हुए और खुशियाँ मनाते हुए वे रास नामक स्थान पे दाखिल हुए, मतलब वहाँ उन्होंने प्रवेश किया। वहाँ गांधी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी सत्याग्रही तंबुओं में रुके। उस रास नामक स्थान पे एक धर्मशाला में गांधी जी को रहने के लिए कहा गया और बाकी जितने सत्याग्रही थे, उनके अनुयायी थे, उनको तंबुओं में स्थान दिया गया कि वे वहाँ पे रुके। रास की आबादी करीब 3000 थी। रास में लोगों की जनसंख्या लगभग 3000 की थी, लेकिन उनकी जनसभा में
20,000 से ज़्यादा लोग थे। उस जनसभा में जिसमें गांधी जी संबोधित करने वाले थे, उस जनसभा में लगभग 20,000 लोग इकट्ठा हुए थे, यानी कि 3,000 लोग उस गांव के थे और बाकी सभी लोग बाहर से आए हुए थे। अपने भाषण में गांधी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा, सरदार को यह सज़ा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है। गांधी जी ने पटेल की गिरफ्तारी का उदाहरण लिया और उन्होंने उसका जिक्र करते हुए, उसके बारे में कहते हुए उन्होंने कहा कि सरदार पटेल को ये सज़ा आपकी सेवा करने के लिए ही मिली है। आपकी सेवा का पुरस्कार के रूप में, आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में ये उनको सज़ा काटनी पड़ी है। सरकार नौकरियों के इस्तीफे का उल्लेख किया, सरकारी नौकरियों के इस्तीफे का उल्लेख किया और कहा कि तुम कुछ मुखी और तलाटी गंदगी पर मक्खी की तरह चिपके हुए हैं। उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि कुछ सत्याग्रहियों ने नौकरियों से इस्तीफे दे दिए और कुछ ऐसे हैं जो लोग जो है अभी भी अपने निजी स्वार्थ के लिए ब्रिटिश सरकार के नौकरी से चिपके हुए हैं और वे उनको अपने निजी स्वार्थ को तुच्छ समझकर छोड़ देना चाहिए और उन्हें भी इस्तीफा अपनी नौकरी से दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, आप लोग कब तक गांव को चूमने में अपना योगदान देते रहेंगे? आप लोग कब तक गांव को चूसने में अपना योगदान देते रहेंगे? सरकार ने जो लूट मचा रखी है उसकी ओर से क्या अभी तक आपकी आंखें खुली नहीं हैं? गांधी जी ने लोगों को ये बताया कि कब तक आप आंख मूंदे रहेंगे, आप सरकार का पक्ष लेते रहेंगे। सरकार ने चारों तरफ लूट मचा के रखा है। आपको उसका विरोध करना चाहिए, आपको अपनी आंखें खोलनी चाहिए और इसके बारे में आपको समझना चाहिए। गांधी जी ने रास में भी राजद्रोह की बात पर जोर दिया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी अच्छी बात होगी। सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा, अब फिर बादल घिर आए हैं, या कहो सही मौका सामने आया है। गांधी जी ने रास नामक स्थान में जो दांडी यात्रा के लिए प्रस्थान करने का निश्चय किया था, उन्होंने कहा कि यह एक तरह से राजद्रोह है, परंतु इस राजद्रोह को वे अच्छा समझते हैं और इस कार्य के लिए यदि उनकी गिरफ्तारी हुई तो उनको और अच्छा लगेगा, उनको और खुशी मिलेगी, क्योंकि सरकार को यह खुली चुनौती है। और इस प्रकार सरकार को खुली चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि अब फिर बादल घिर आए हैं, या कहो सही मौका सामने आया है। वे ब्रिटिश सरकार के सामने मानो पर कठिनाइयों के बादल फिर से घिर आए हैं, या तो कहा जा सकता है कि सत्याग्रहियों के सामने एक सही मौका है। अगर सरकार मुझे गिरफ्तार करती है तो यह एक अच्छी बात है। मुझे 3 माह की सज़ा होगी तो सरकार को लज्जा आएगी। गांधी जी ने सरकार को खुली चुनौती दी और कहा कि यदि हमको गिरफ्तार किया जाए तो हमें 3 मास की सज़ा होगी और इस सज़ा से उन्हें कुछ लज्जा आएगी कि उन्होंने जो कार्य किया है वो उचित नहीं किया है। राजद्रोही को तो काले पानी, देश निकाला या फांसी की सज़ा हो सकती है। मुझ जैसे लोग अगर राजद्रोही होना अपना धर्म माने तो उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? गांधी जी ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि
मुझ जैसा राजद्रोही जो सरकार के नियमों को तोड़ता है उसे या तो काला पानी की सज़ा होनी चाहिए या देश निकाला या फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अब सरकार के सामने ये निर्णय लेने की बात है कि उनके जैसे राजद्रोही को, जो राजद्रोह करना ही अपना धर्म मानते हैं, उनके लिए सरकार क्या सज़ा देने का निर्णय करेगी। सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुँचे। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। वे अपना दांडी यात्रा में जब आगे बढ़े तो शाम 6 बजे तक वे रास पहुँचे और 8 बजे तक उस कनकापुरा पहुँच गए। उस समय लोगों के सामने लोग उस यात्रा से थक गए थे और थोड़ी थकान या आशंका उनके मन में यह थी कि वे रात में मही नदी को किस प्रकार पार करेंगे और कब पार करेंगे। नदी के किनारे पहुँचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया। जैसे ही वे नदी के किनारे पहुँचे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उधर से जो हवा उठी, उस हवा ने, समुद्र से आने वाली जो हवा थी, उस हवा ने उनका स्वागत किया, उन सत्याग्रहियों का मानो स्वागत किया। अब शेष अगली कक्षा में।